अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है रिस्पायरेशन को। रिस्पायरेशन में हमने डिस्कस करना है सेलुलर रिस्पायरेशन और उसके साथ ही हम फर्मेंटेशन को भी डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिस्कस करते हैं कि सेलुलर जो रिस्पायरेशन है, रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है। रिस्पायरेशन वैसे जनरली तौर पे हम क्या कहते हैं कि जो हमारा सांस लेने का जो अमल है, जिसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, या उसको इनहेलेशन या एक्सहेलेशन भी कहते हैं, इसको भी रिस्पायरेशन ही कहा जाता है। कि जब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, अगर ये ऐसे अगर जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो इनहेल करे या एक्सहेल करे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के जो प्रोसेस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को, इसको भी रिस्पायरेशन ही कहा जाता है। लेकिन इस रिस्पायरेशन को हम क्या नाम देते हैं? ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन, ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन। लेकिन यहाँ पे जिस रिस्पायरेशन की बात की गई है वो रिस्पायरेशन थोड़ी डिफरेंट है। इसको हम क्या नाम देते हैं? सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। अगर सेलुलर रिस्पायरेशन को डिफाइन करना हो तो इसको क्या कहते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब ब्रेक डाउन इसका जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है कि ये एक्चुअली रिस्पायरेशन जो है ये रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है ये फोटोसिंथेसिस के बिल्कुल उलट है। फोटोसिंथेसिस में हमने क्या किया था कि CO2 और H2O जो मिलके उन्होंने क्या बना दिया था? ग्लूकोज बना दिया था। और इसके दौरान जो है एनर्जी क्या हो रही थी? एनर्जी कंज्यूम हो रही थी। सनलाइट जो थी ये क्या थी? सनलाइट एनर्जी जो थी वो आ रही थी और यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही थी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। लेकिन रिस्पायरेशन में क्या होता है? रिस्पायरेशन में ये ग्लूकोज जो है इसकी ब्रेक डाउन होती है इनटू CO2 एंड H2O। और इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी जो है ये रिलीज़ हो जाती है ATP के फॉर्म में। इसको ATP लिख दें अगर एनर्जी को हम एज ATP मेंशन करें। तो इस फॉर्मेशन में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन जब हो रही होती है तो इस प्रोसेस में ATP जो है या एनर्जी जो है रिलीज़ होती है। अब क्योंकि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी आ रही थी बाहर से, इन्वायरमेंट से एनर्जी आ रही थी, ऐड हो रही थी, तो इसलिए हमने उस प्रोसेस को क्या नाम दिया था? एंडरगोनिक रिएक्शन का नाम दिया था। लेकिन ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में क्या है कि प्रोसेस से एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एनर्जी ऐड नहीं कर रहे हम बल्कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं? एक्सरगोनिक रिएक्शन का नाम देते हैं। ये वैसे आपके इसके लिहाज से नहीं है, ये मैंने वैसे आपको एक जो है एक्स्ट्रा जो है इसका ओवरव्यू दिया है। तो सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज की क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है। ग्लूकोज की ब्रेक डाउन कैसे होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ग्लूकोज जो हमारे पास C6H12O6 जो है इसका फार्मूला है C6 मेरे पास H12 और O6 है। अगर ग्लूकोज का ये फार्मूला है, ग्लूकोज क्या करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सेल के अंदर क्या करता है? एंट्री करता है। सेल के अंदर फिर इसकी मेटाबॉलिज्म होती है या ब्रेक डाउन होती है। इस ब्रेक डाउन को हम जो है नाम देते हैं ऑक्सीडेशन का। इस ब्रेक डाउन को हम सिंपली ऑक्सीडेशन कह देते हैं। और इस ब्रेक डाउन के नतीजे में हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं? CO2 नंबर 1 पे, नंबर 2 हमारे पास वाटर, और नंबर 3 हमारे पास क्या है? एनर्जी है, ATP। एनर्जी जो है ये मोस्टली हमें क्या है? ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन ग्लूकोज की क्यों कर रहे हैं? प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन क्यों हो रही है? इस एनर्जी के लिए, कि इस एनर्जी को गेन करने के लिए हम जो प्लांट्स के अंदर क्या है? ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है। ये एनर्जी क्या होती है? ऑर्गेनिज्म की जो प्रॉपर एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए इस एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? ग्लूकोज की ब्रेक डाउन के थ्रू जो है ये एनर्जी हासिल की जाती है। सेलुलर रिस्पायरेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक को हम कह देते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरे को कहते हैं एनएरोबिक। एनएरोबिक और एरोबिक को बेसिकली हम क्या इस यहाँ पे फ़र्क क्या है कि ऑक्सीजन की बेस पे हम इसको एरोबिक या एनएरोबिक कह देते हैं।
कि अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन का। और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है मीन्स विदाउट ऑक्सीजन, एन की ये जो एन का वर्ड यूज़ किया गया यहाँ पे, एन मीन विदाउट, एरोबिक मीन ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन, कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम क्या नाम देते हैं, एनएरोबिक रिस्पायरेशन का नाम देते हैं। एनएरोबिक रिस्पायरेशन को हम एक और नाम भी देते हैं जिससे हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन का नाम दे देते हैं। फर्मेंटेशन की टर्म जो है ये एनएरोबिक रिस्पायरेशन के लिए यूज़ की जाती है। अब अगर डिस्कस करें यहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन को, तो एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मींस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये जो मल्टीपल एरोज मैंने शो किए हुए हैं ये एक्चुअली स्टेप्स को शो कर रहे हैं कि ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन का प्रोसेस है एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स है, लेंथी है, मल्टीपल स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है। कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज जो है मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होती है और इसके हर स्टेप पे एक अलहदा से लेक्चर बन सकता है, 30 से 35 मिनट का एक अलहदा लेक्चर बन सकता है इसके हर स्टेप पे कि एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, उसके बाद पायरोवेट ऑक्सीडेशन हो गई, क्रेब्स साइकिल हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन, 4 स्टेप जो है वो सारे एरोबिक रिस्पायरेशन के जो है पार्ट्स हैं। तो उनकी डिटेल में हम नहीं जाते, हम यहाँ जस्ट जो है इतना बता देते हैं कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बन रहा है, CO2, वाटर और 36 हमारे पास ATP के मालिक्यूल बन जाते हैं, 36 ATP मालिक्यूल्स इन द एरोबिक रिस्पायरेशन। यहाँ पे क्या हो रही है, कंप्लीट ब्रेक डाउन हो गई है, ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेक डाउन हो गया इनटू CO2, H2O एंड 36 ATP मालिक्यूल्स। और एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या था कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज क्या था हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड है, इसकी ब्रेक डाउन होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरोवेट के अंदर। पायरोवेट के हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड है, अगर पायरोवेट का फार्मूला लिखें तो यहाँ पे याद है CH3 C डबल बॉन्ड, आगे C के साथ यहाँ पे O नेगेटिव होता है अगर पायरोवेट कहें इसे, तो ये H जो है ये H प्रेजेंट नहीं होता, अगर इसको हम पायरोवेट कहें तो जहाँ C डबल O नेगेटिव जो है लगाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ये नेगेटिव नहीं है और H प्रेजेंट है तो इसको हम फिर नाम क्या देते हैं, पायरोविक एसिड का नाम दे देते हैं। तो हम मोस्टली जो है दोनों टर्म यूज़ कर लेते हैं, या तो हम पायरोवेट यूज़ करते हैं या पायरोविक एसिड यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पे पायरोवेट की टर्म यूज़ करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे इस H को जो है यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम जो है नेगेटिव का साइन ऐड कर देंगे, यहाँ पे नेगेटिव का साइन ऐड कर देंगे, C डबल O नेगेटिव। अब ये जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है ये 2 तरह से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप तो सेम है दोनों में कि ग्लूकोज से पायरोवेट बन गया। अब पायरोवेट से नेक्स्ट जो है स्टेप, ये 2 स्टेप्स में होती है। अगर तो पायरोवेट से नेक्स्ट जो है ये एथनॉल बना देता है कि एथनॉल की फार्मेशन हो जाती है। पायरोवेट क्या था, 3 कार्बन कंपाउंड था, एथनॉल क्या हमारे पास 2 कार्बन। एथनॉल का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, CH3CH2OH, या इसको दूसरे वर्डिंग में ऐसे भी कह सकते हैं C2H5OH, इसको ऐसे भी बातों का जो है लिखा जाता है C2 यहाँ पे हमारे पास H5 हो गया OH, C2H5OH, ये क्या है, एथनॉल का है फार्मूला। अगर तो पायरोवेट से एथनॉल बन जाता है तो इस प्रोसेस के दौरान यहाँ पे एथनॉल के पास कितने हैं, तो 2 कार्बन है, तो पायरोवेट के पास कितने थे, 3 कार्बन थे, तो 1 कार्बन जो है वो CO2 की फार्म में यहाँ से रिलीज हो जाता है। ये CO2 की फार्म में यहाँ से 1 कार्बन रिलीज हो जाता है और बाकी जो बन जाता है एथनॉल बन जाता है। तो अगर तो एथनॉल बन गया है और CO2 रिलीज हुआ है तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, एथनॉलिक फर्मेंटेशन।
एथनोलिक फर्मेंटेशन, या इसका दूसरा नाम क्या है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये किन ऑर्गेनिज्म में हो रही होती है? यीस्ट वगैरह जो है, बैक्टीरिया वगैरह होगी, उनमें क्या होती है, एथनोलिक फर्मेंटेशन जो है हो रही होती है। लेकिन ह्यूमन या जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है या प्लांट्स हैं, उनके अंदर बड़े ही शाज़ो नादिर जो है एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है। मोस्टली क्या होती है, एरोबिक रिस्पायरेशन होती है। प्रोकैरियोट्स में क्या हो रही होती है, प्रोकैरियोट्स में एनारोबिक रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है ये कॉमन है, जबकि यूकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन जो है वो मोस्टली है। समटाइम्स स्ट्रेस सिचुएशन में क्या होती है, एनारोबिक रिस्पायरेशन हो जाती है। जैसे अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के दौरान क्या होती है कि हमारी जो मसल्स को क्या होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उस दौरान क्या होता है कि हमारे बॉडी में क्या हो जाती है कि ऑक्सीजन की जो है कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की जैसे ही कमी होती है तो हमारे जो मसल्स हैं वो क्या एनारोबिक रिस्पायरेशन शुरू कर देते हैं, और उस दौरान जो है मसल्स के अंदर क्या हो जाता है, लैक्टेट बनना शुरू हो जाता है। और इस लैक्टेट बनने की वजह से जो हमारे मसल्स हैं वो दर्द करना शुरू हो जाते हैं, वो अकड़ जाते हैं। टेटनिक कंडीशन जो है वो काज हो जाती है कि मसल्स में अकड़ाव हो जाता है। और इसका इलाज क्या है कि उन मसल्स को जो है प्रॉपर अगर उनको जो है मसाज दिया जाए, मसाज थेरापी दी जाए, तो फिर वहाँ से क्या होती है कि ब्लड फ्लो वहाँ पे क्या होता है, तेज़ हो जाता है। ब्लड फ्लो तेज़ होगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो नॉर्मल हो जाती है, और फिर से जो प्रोसेस है वो एरोबिक रिस्पायरेशन पे आ जाता है। तो एनिमल्स में क्या होती है, मोस्टली क्या है, लैक्टेट फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है कि पायरोवेट जो है ये लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जस्ट जो है लैक्टेट का फार्मूला सिंपल है, ये वैसे ही है जैसे यहाँ पे है। जस्ट यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन थी, यहाँ पे जस्ट जो है यहाँ पे OH लगा देते हैं, सिंपली OH लगा देते हैं, तो ये लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। एक और बात, लैक्टेट की फार्मेशन के दौरान यहाँ हमारे पास NADPH जो है कंज्यूम हो जाता है। ड्यूरिंग लैक्टेट फार्मेशन एक NADPH मॉलिक्यूल जो है वो कंज्यूम हो जाता है। तो ये था हमारे पास एनारोबिक रिस्पायरेशन का प्रोसेस कि एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या थी, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक डाउन हुए इसको पायरोवेट में, पायरोवेट से फिर नेक्स्ट जो है या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहाँ पे हो रही है, मोस्टली जो है यीस्ट में हो रही है या बैक्टीरिया के अंदर हो रही है। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो है, जैसे ह्यूमंस हो गए या एनिमल्स हो गए, इनमें क्या होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है मोस्टली जो है। और प्लांट्स में क्या होती है, मोस्टली क्या होती है, एरोबिक रिस्पायरेशन होती है मोस्टली जो है। अब एक और जो है अहम पॉइंट यहाँ पे जो है रह गया है, वो ये है कि एरोबिक रिस्पायरेशन जो है इसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। और इसके नतीजे में हमारे पास जो है हाई एनर्जी जो है, ये हाई एनर्जी, ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है। 36 हमारे पास ATP के मालिक्यूल जो हैं बन जाते हैं यहाँ पे। जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन को हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कहते हैं। और इसके नतीजे में ये हमारे पास क्या है, लो एनर्जी है, लो एनर्जी, लो एनर्जी। यार एक तो यहाँ असल में लिखना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, लो एनर्जी। और इसके नतीजे में हमारे पास जो एनर्जी यील्ड है वो क्या होती है, नेट एनर्जी यील्ड, ये हमारे पास होती है 2 ATP। एक और बात मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पे कि एरोबिक रिस्पायरेशन के नतीजे में एक्चुअली हमारे पास कितने बनते हैं, 40 ATP मालिक्यूल्स बन जाते हैं। उन 40 ATPs में से 2 ATP जो है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस की जो फर्स्ट फेज़ है, प्रिपरेटरी फेज़, उसके दौरान कंज्यूम हो जाते हैं। और 2 ATP जो है मज़ीद हमारे पास कहाँ पे कंज्यूम होते हैं कि जब पायरोवेट जो है, या उसको हम क्या कहते हैं, एसिटाइल को ये जब इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो वहाँ पे उसकी इंट्री के लिए जो है 2 ATP कंज्यूम होते हैं। तो इस तरह से कितने ATP कंज्यूम हो गए, 4 ATP कंज्यूम हो गए। टोटल हमारे पास कितने थे, 40 थे। 40 में से 4 माइनस कर दें तो बाकी कितने बचे हमारे पास, 36 ATP जो है बच जाते हैं। नेट यील्ड जो है एरोबिक रिस्पायरेशन की कितनी है, 36 ATP है।
जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन की नेट यील्ड कितनी है 2 ATP। टोटल हमारे पास कितने बने थे 4 ATP थे। एक NADP है यहाँ पे, एक कंज्यूम हो रहा है, तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि एक ATP जो है वो यहाँ पे ज़ाया हो जाता है और बाकी जो नेट यील्ड 4 - 2, नेट यील्ड कितनी है 4 है, 2 यहाँ पे कंज्यूम हो जाते हैं, बाकी कितने बन जाते हैं 2 हमारे पास जो है बच जाते हैं, 2 ATP जो है बच जाते हैं एज ए प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास एनारोबिक रिस्पायरेशन की नेट यील्ड है ATP की। तो आज के लिए इतना ही। कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन के जितने भी स्टेप्स हैं, ये यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि सेलुलर रिस्पायरेशन जो है ये एक ही लाइन में मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से CO2 H2O और ATP बन जाती है, लेकिन इसके अंदर एक कंप्लीट डिटेल है, इसके जो है स्टेप्स हैं, मल्टीपल स्टेप्स के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। तो उन स्टेप्स को हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने इस लेक्चर को नोट करना है तो मैं आपके लिए ये जो एक्स्ट्रा मैंने मार्कर लगाया है इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि आप इस लेक्चर को इजीली जो है नोट आउट कर सकें आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। अब आपके पास एक क्लियर पिक्चर आएगी ताकि आप इसको अपनी नोटबुक्स पे कॉपी कर सकते हैं, ताकि आप इसको एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अंडरस्टैंड कर सकें। इसको अगर आप एक दफ़ा इस प्रोसेस को जो है थारोली जो है ऐसे ही देख लें तो आपको एक कंसेप्ट सा बन जाता है कि आपने एग्ज़ामिनेशन में इस टॉपिक को किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।